हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता कुमारी अपने केमिस्ट्री वाला के मेहता यूट्यूब चैनल पर पुनः आप सबों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अच्छे राइटिंग के ऊपर कि अच्छे लिखावट हमें क्या पहचान देती है, अच्छे राइटिंग के क्या टिप्स हैं, हम अपनी राइटिंग पावर को अच्छी से अच्छी कैसे कर सकें, कैसे लिखें कि हमारी शुद्धता, लिखावट आकर्षक, प्रभावशाली रहे। तो इस पे बात करेंगे। तो गुड राइटिंग टिप्स में हम बात करेंगे। उससे पहले एक स्टेटमेंट लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, जिन्होंने कहा है, सरलता और शीघ्र सीखी जाने वाली भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। तो देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट। और शीघ्र सीखे जाने योग्य भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है। ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान व्यक्ति का ये स्टेटमेंट है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। वाकई में हिंदी विश्व की आज ऐसी एक भाषा है जो हमें बहुत ही सरलता और सहजता से सीखने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी पर कहा गया कि सरलता और शीघ्र सीखी जाने योग्य भाषाओं में हिंदी सर्वोपरि है। कोई भी कम समय में हिंदी को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अच्छी लिखावट की कि वो कैसे करें। हमें प्रत्येक एग्जाम में कॉपी को सुंदर बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर करने के लिए अच्छी लिखावट बहुत ही मायने रखता है। तो इनका टिप्स देखते हैं हम। बेस्ट कॉपीराइट टिप्स। इसका प्रथम पॉइंट देखिए क्या है। हम लोगों में बड़ा गलतफहमी रहती है या एक भ्रम सा पैदा होता रहता है कि हम क्या कहते हैं, चौथाई कैसे छोड़े, कितना छोड़े, किस तरह उसका लाइनिंग करें, कौन चीज से करें, पेंसिल से करें या फिर पेन से करें। एग्जाम कवर करने के लिए हम किस पेन का यूज करें जो ज्यादा हमें लिखावट में क्या कहते हैं सुंदरता बनाए रखें। तो ये इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जब हमें कॉपियां मिलती है तो सबसे पहली जो जरूरत होती है वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये जरूरत होती है कि हम अपनी कॉपी में चौथाई कैसे छोड़ें। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये समस्या होती है और वो अक्सर प्रायः वो क्या करते हैं कि कॉपी को, पूरे पन्ना को 4 भागों में वो मोड़ डालते हैं। ये बिल्कुल गलत है। 4 भागों में मोड़ना बिल्कुल क्या है, गलत है। चौथाई वाकई में 4 भागों का एक हिस्सा होता है, लेकिन यदि हम चौथाई को 4 भागों में करते हुए करेंगे तो ये कोई तौर तरीका नहीं है। तो तब करें क्या? तो इसके लिए क्या करना है, तो चौथाई को या तो चौथाई
सवा इंच, लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर दोनों साइड छोड़ें पूरे पृष्ठ पे। मान लीजिए कि ये हम एक कॉपी का पेज ले रहे हैं, ये एक पेज ले रहे हैं, तो पहला टिप्स जो है चौथाई छोड़ने का, ठीक है। पहला टिप्स जो है चौथाई छोड़ने का, तो उसमें क्या करेंगे, 2.5 से 3 सेंटीमीटर दोनों साइड या सवा इंच कहिए, इसके लगभग हम दोनों तरफ चौथाई छोड़ें। और दूसरा इसका क्या नियम है, पहला तो ये, और दूसरा क्या है, किसी प्रकार से पेज लिए और इस साइड हम चौथाई नहीं छोड़ें, केवल एक साइड चौथाई छोड़ें। इसके 2 फायदे हैं। इसके फायदे क्या हैं, आप यदि रेगुलर 2 चौथाई के साथ अभ्यास नहीं किए हुए हैं तो आपको बार बार कलम यहां पे रोकनी पड़ सकती है, और ऐसे में क्या होगा तो आपको वहां पे शब्द को एडजस्ट करने में बड़ा दिक्कतें आएंगी। तो इसके निवारण हेतु हम एक साइड ही सवा इंच का चौथाई छोड़ें, और चौथाई छोड़ने के लिए हम किसी कलम वगैरह की नहीं प्रयोग करें तो अच्छी है। वैसे कलम की प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। यदि चौथाई आपको बिना फाड़े हुए लिखने में नहीं बनता है तो आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। स्केल पेंसिल लेकर आप जाइए और तब उसका चौथाई छोड़िए सवा इंच के बराबर, एक साइड। मेरा सजेशन यह रहेगा कि आप एक ही साइड चौथाई छोड़िए, जिससे आपको लिखने में ज्यादा से ज्यादा सहूलियत रहे। ये कोई गलत नहीं है, और जिसको आदत है कि दोनों साइड हम चौथाई छोड़े तो आप इसके लिए पहले से प्रैक्टिस करें। तो मेरा कहना यह है कि बेस्ट इन दोनों में एक साइड चौथाई छोड़ना ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नोट्स भी कर ले, ऐसे नहीं तो सुनेंगे यूं, इधर से सुनेंगे और इधर से हो सकता है निकल भी जाएंगे। तो इसके लिए बस इतना इसमें लिखना है कि चौथाई हम ये 2 पॉइंट लिख दिए हैं। तो हमने देख लिया कि चौथाई कैसे खींचना है, बस कॉपी को एक साइड मोड़ करके, जैसा कि मैंने इस चित्र में दर्शाया है कि एक साइड मोड़ देना है। मोड़ने में ज्यादा मेरा टाइम भी वेस्ट या किसी का भी टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। एक बार हम आराम से कॉपी के पूरे गत्ते लेंगे और उसको एक साइज करके एक साइड सवा इंच के बराबर उसको मोड़ डालेंगे, बस निश्चिंत हो जाएंगे और अपना लिखते रहेंगे, ठीक। दूसरा है कि हम किस कलम का प्रयोग करें लिखते समय कि हमारा लिखावट सुंदर हो। तो लिखने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन दोनों का यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन पॉइंट होता है उसको दर्शाने के लिए 2 कलम और अच्छी लिखावट की निशानी को दर्शाने के लिए 2 पेन का आप प्रयोग कर सकते हैं। बिंदुवार पॉइंट वाइज जो हम कुछ डालते हैं क्वेश्चन का आंसरिंग करने में, तो हमारा जो मेरे पास या किसी के पास जो 2 पेन होता है, तो उनमें से किसी एक पेन को मेन पॉइंट लिखने के लिए प्रयोग करेंगे और दूसरे पेन को टोटल आंसर लिखने के लिए। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। चौथा पॉइंट है कि हम इन सारी प्रक्रिया को करने के बाद हम आगे किस प्रकार से प्रश्न को चूज करते हुए आंसरिंग करेंगे। जैसे कि ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में,
10, 20 जो भी पूछा जाता है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों तरह के या फिर ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें पहले हम सही लिखने का जो तरीका है, एक जांचकर्ता को भी लगे कि नहीं इसमें इस स्टूडेंट में दमखम है, तो उसकी जो निशानी है, संभवतः यदि आप क्रमबद्धता से क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो लगेगा कि नहीं, वाकई इस छात्र में बहुत दम है, इन्हें सारे के सारे उत्तर आते हैं, इसीलिए तो ये क्रमबद्ध ढंग से लिखा है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 शॉर्ट लॉन्ग जो भी है, उसको क्रमबद्ध तरीका से लिखें तो बेहतर होगा। ठीक, इसको क्या करें, क्रमबद्ध तरीका से लिखें। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये 4 नंबर का भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा के प्रश्न जैसे जैसे करके आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके, तो उसको क्या करना है कि आपको यदि सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आता है तो आप उसका यथासंभव क्रमबद्धता के अनुसार पहले 1 का लिखेंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे करके उत्तर देना है। यदि आपको इसमें से किसी शॉर्ट या लॉन्ग का आंसर आपको नहीं आता है, बिल्कुल आता ही नहीं है, तो आप जैसे कि मान के चलिए इसमें 1, 2 बनाए, 3 नंबर का नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि पहले क्या करेंगे 6, 7 नंबर का बना लेंगे तब बनाएंगे 4 का, ऐसा नहीं, क्रमबद्धता से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये 4 नंबर रूल रेगुलेशन बेस्ड कॉपी राइटिंग का। ठीक है, अब हम 5वें पर बात करते हैं। तो आप इस प्रकार से ये चौथा, 5वां और 6ठा देख रहे हैं, क्या है इसका टिप्स। 5वां, जैसा कि मैंने चौथा बता दिया कि क्रमबद्धता से लिखना है, तो इससे क्या होती है कि हमारे हुनर का पता चलता है कि विद्यार्थी कितने पानी में है। नहीं, अब इसी प्रकार से 5वां टिप्स है, प्रथम पेज पर यह सबसे बड़ा मायने रखता है कि जब भी विद्यार्थी अपना क्या कहते हैं कॉपी लिखना शुरू करें तो प्रथम पृष्ठ पर किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं हो, यह ध्यान रखें। दूसरी बात कि प्रथम प्रश्न का जब हम उत्तर देते हैं तो उसको क्या करेंगे कि सुंदर स्वच्छ राइटिंग में लिखेंगे, और उसका जो क्या कहते हैं प्रथम भाग है, अंश है, उसको भी सुंदर ढंग से लिखेंगे। प्रथम भाग को, प्रश्न के उत्तर कई भागों में बनाए जाते हैं, संदर्भ, उसके अंतर्गत जो शिल्प कला जो भी आते हैं, निष्कर्ष, सारे चीज ये जो आते हैं संदर्भ में, क्वेश्चन आंसर के संदर्भ में, तो उसको अंश बोलते हैं या अवतरण पैराग्राफ जो भी बोलते हैं। तो उसको क्या करना है, अच्छा ढंग से लिखना है, और अंतिम निष्कर्ष जो क्वेश्चन का टोटल आंसर करके जब लास्ट में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, उसका निष्कर्ष डालते हैं कि पूरे क्वेश्चन का संदर्भ जो है वो किस ओर इशारा कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, मुख्य बातें इनका क्या है। एक बात और, निष्कर्ष क्वेश्चन का ऐसा होना चाहिए कि देखते ही पता चले कि वह क्या लिखा है। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि वह क्या लिखा है, इसका जवाब नहीं कि कितना अच्छा ये लिख पाया है। नहीं, दूसरी बात एक और है कि कटिंग बिल्कुल तो करना ही नहीं, इस पर पूरे ध्यान देना है। ये देखिए, ये सारे टिप्स जो है एक दिन से संभव नहीं है, इसको हमें पहले से ही प्रयास करना चाहिए।
एक्का बेर हम चले जाएंगे क्या कहते हैं एग्जाम हॉल में और सारे टिप्स को ध्यान करके लिखते चलेंगे तो कुछ ना लिख पाएंगे और ना कुछ लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे टिप्स जो भी हम अभी बताएंगे, जो बताए हैं, इसका अभ्यास आप दैनिक जीवन में स्टडी करते समय करें, ठीक है। तो हाँ, तो ये बताए कि लॉन्ग शॉर्ट जो भी क्वेश्चन है उसका प्रथम अंश, सारे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का, सारे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का प्रथम अंश और अंतिम अंश, जिसको निष्कर्ष कहते हैं, बढ़िया ढंग से लिखना है। नहीं, और पहला बात इसमें क्या बताया 5 नंबर में कि प्रथम क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया ढंग से लिखना है, जिससे कि देखते ही पता चले कि कितना बढ़िया लिखा है। एक प्रकार से होता है कि मानसिकता को बदल देना। तो आपके आंसर को पढ़कर, फर्स्ट आंसर को पढ़कर ऐसा लगेगा जांचकर्ता को कि वाकई में इनकी जो आगे की भी लिखावट होगी ऐसे ही होगी, इसीलिए उनके हाथ खुल जाएंगे आपको मार्क्स देने में, ठीक है। यदि आपको इस दृष्टिकोण से भी 1-2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं तो 1 मार्क्स भी पॉइंट में भी कितना बड़ा मायने रखता है ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की ओर। चलिए, ये 7वां पॉइंट भी आप देख रहे हैं, 6ठा 7वां। तो इसमें है कि प्रत्येक लॉन्ग शॉर्ट आंसर के प्रथम अंश एवं अंतिम निष्कर्ष को सुंदर से ये पहले बता चुके थे। यदि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देते समय आंसर की समाप्ति पेज के बीच या अंतिम भाग के पास हो जाए तो अगला पेज पलटकर लिखना चाहिए। इससे क्या होगा, तो आपकी लिखावट में जांचकर्ता को भ्रम उत्पन्न नहीं होगी कि ये आंसर पहले वाला का है या फिर ये जो आगे देंगे आंसर इसका है। क्योंकि होता क्या है, आज के कॉपी जांच करने की तौर तरीका तो सब उससे वाकिफ हैं कि जांच करते गए, मैं किसी की मतलब बुराई नहीं करती हूँ, वाकई है यही नहीं। तो उसमें आप यदि पेज, जैसे कि मान के चलिए, मैं एक उदाहरण से समझा दूं कि मान के चलिए ये क्या है, पेज है, ये पेज है और जैसे हम 1 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं और लिखते मेरा मतलब लास्ट में क्या हुआ कि यहां जाके खत्म हो गया, नहीं, आंसर यहां खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि बस एक ही पेज में लॉन्ग का आंसर लिखना है, माना कि खत्म हो गई, तो फिर क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे कि यहां ही 2 नंबर डाल देते हैं, जबकि बहुत छोटा जगह बच गया है कॉपी में, नहीं, मतलब 1/4 से भी कम बच चुका है और यहीं पे उसका आंसर देना शुरू कर देते हैं। होता क्या है जांच करते समय कि भ्रम हो जाता है कि भाई ये इसका नंबर है या फिर उसमें क्वेश्चन के अंतर्गत वो मेन पॉइंट डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसी में ना आंसर देकर दूसरे अगले क्वेश्चन का आप पेज पलट दीजिए और फिर स्पष्ट ढंग से क्वेश्चन का नंबर डाल के लिखिए। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय उसको स्पष्ट ढंग से लिखिए। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखिए, उसके सामने स्पष्ट ढंग से उत्तर जैसे लिखते हैं शब्द को, उसको बढ़िया से लिखिए और तब आंसरिंग कीजिए। एके में मतलब मिल बांट मत दीजिए, एके में मिला मत दीजिए, ठीक है। इस प्रकार की घटना यदि शॉर्ट के साथ भी होती है तो वैसे लॉन्ग और शॉर्ट लिखने की जो तौर तरीका है वो क्लास वाइज होता है, कितने शब्दों में लिखना है, कितने पन्ने में लिखना है, ये क्लास के साथ क्लास वाइज होता है, तो ये भी एक मायने रखती है। तो शॉर्ट का आंसर यदि आप 11th 12th में हैं तो उसका कम से कम आपको एक पेज, कम से कम एक 1.5 पेज तो लिखना ही बनता है, ठीक है। तो आपका यदि 1.5 पेज खत्म हो रहा है
तो ऐसा नहीं कि उसी में यदि अगले शॉर्ट का लिखना है, देखेंगे कि ज्यादा स्पेस बचा हुआ है तो बीच में 2-3-4 लाइन छोड़ देंगे और फिर हम क्वेश्चन का आंसर नंबर डालेंगे, ठीक है, और तब लिखना शुरूंगे। और यदि कम पेज लाइन बची हुई है तो उस पेज पर नहीं लिखेंगे, अगले पेज पलटकर हम उसका आंसरिंग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने 1 to 7 पॉइंट देखे। अब इस प्रकार से ढेर सारे पॉइंट और हैं, उनमें पहला है कि मैं कहीं फर्स्ट में ही चर्चा इसका कर भी चुकी हूं, और दूसरी बात उसमें यह है, पहली बात पहले जान लीजिए कि यथासंभव प्रयास रहे कि हम कटिंग बिल्कुल ना करें। गलतियां सबसे होती है, ऐसा नहीं है, कटिंग ना करेंगे तो आपकी कॉपी सुंदर दिखेगी, सुस्पष्ट दिखेगी और आपकी प्रभावशालीता क्या है, आपके अंदर कितना कैपेसिटी है, यह भी निखार देंगी। तो कटिंग ना करें पहले कोई भी शब्द, यदि कटिंग करें तो उसका सही तरीका क्या है इसको देख लीजिए। हो सके तो अब जो मैं टिप्स बताने जा रही हूं उसको आप कॉपी कलम खोलिए और उसको नोट करते चलिए, आपको यहां से उच्च लेवल तक के क्लास में काम आएंगे। और ये सारे टिप्स को अपने डेली लाइफ में स्टडी करते समय उतारते चलिए, एक दिन के अभ्यास से ये संभव नहीं है। तो आप नोट करते चलिए। पहला जो अभी मैं अगला पॉइंट जो बताया वो है कि कटिंग ना करें कोई भी शब्द को, और यदि कटिंग हो जाए तो पूरे गिजिर गिजिर ना काटें, ठीक है। बस उसको कोई भी शब्द लिखें, कोई भी शब्द हम लिखें तो बस उसको जैसे लाइनिंग किया हुआ है तो एक बार काटें, ठीक, ज्यादा उस पर ओवर राइटिंग नहीं करना है। दूसरी बात आप नोट कर लीजिए, अगली बात जो है तिरछी ना लिखें, तिरछी ना लिखें। जैसे क्या करते हैं, जैसे बाल गंगाधर ही है तो क्या करते हैं इसको कि पूरा ऐसे करके लिखते हैं बहुत सारे बच्चे। ये लिखना बिल्कुल क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इसी को एक दूसरा, एक लेफ्ट मारता है एक राइट मारता है, नहीं तो देखिए ये तो लेफ्ट की बात हो गई, राइट में भी बस इसको ऐसे कर दीजिए, पूरे ऐसे करके लिखते हैं, ये भी क्या है, नियम गलत है। आप यदि ऐसा लिखते हैं या आपकी आदत बनी हुई है तो आप ऐसा ना लिखें। लेखन कला जो कहती है आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आप आज के युग में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बटोर सकेंगे, क्योंकि राइटिंग पावर, लिखावट आज के युग में बहुत बड़ा मायने रखती है। क्योंकि राइटिंग के विषय में, लिखावट के विषय में हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी भी कह चुके हैं कि अच्छी लिखावट अच्छे विद्यार्थी का क्या है, लक्षण है। नहीं, दूसरी बात ये तो तिरछी बात हो गई कि तिरछी ना लिखें, या तो लेफ्ट या राइट, नहीं, ये क्या है, गलत है। तब लिखना कैसे चाहिए, लिखना कैसे चाहिए तो बिल्कुल गोल मटोल सीधा लिखना चाहिए। ठीक है, ये लिखने का आपका सही तरीका है। अब अगली बात नोट कर लीजिए। अगली बात क्या है कि कोई भी वर्ण को उसमें क्या कहते हैं, नाक कान या पूंछ ये सब बढ़ाना नहीं है। जैसे बहुतों स्टूडेंट का आदत होता है कि वो उसका एक आदत लक्ष्य लग जाती है ऐसे मारने का। नहीं, कैसे, जैसे आप संसार ही लिखते हैं तो पूरे मारेगा ऐसे एकदम से, नहीं, स्वागतम ही लिखते हैं
भाई ये कौन सी तरीका है? ये लेखन कला इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आप नंगड़ी पुछड़ी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मारते हैं ऐसे, नहीं, ये भी उदाहरण क्या है? गलत है। आपको जब भी लिखना चाहिए गोल मटोल एक साइज में लिखना चाहिए। ठीक है, आप उम्मीद है आप सारे टिप्स नोट करते जाते होंगे। अगला टिप्स क्या है कि आप तिकोन या चकोर ना लिखें। तिकोन या चकोर ना लिखें। अब तिकोन क्या है, चकोर क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे हम लिख रहे हैं मकान, पूरे ऐसे आप लोग इस राइटिंग से दर्शन जरूर हुआ होगा। नहीं, ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो इसमें तिकोन भी आ गया, चकोर भी आ गया। नहीं, तो ये तिकोन और चकोर भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट है, तो ये तिकोन ना लिखें, इसको सही करके कैसे लिखना है? बिल्कुल जब भी लिखें हम गोल मटोल लिखें। ऐसे नहीं लिखे, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, सही है, आप समझ लिए। इसी प्रकार से ये जो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, इनको भी केवल ये लेखन कला गोल मटोल सीधा इसको फ्लो करता है, ना कि ये तिरछा बायां दायां चकोर तिकोन इन सब चीजों को। ठीक है, अब देखिए अगली बिंदु को भी सुनिए। इनमें क्या है, अगला पॉइंट भी आप लोग नोट कीजिए। तो उसमें है क्या, इन सारे पॉइंट को नोट कर लिए होंगे। और अगला पॉइंट जो है उनमें है कि आप जब भी लिखें कोई भी शब्द चाहे क्यों ना हो, अक्सर देखा जाता है कि जैसे ये मान के चलिए कॉपी का पेज है और इसमें लाइनिंग है। नहीं, लाइनिंग है तो क्या करते हैं अधिकतर स्टूडेंट, उनकी एक आदत सी पड़ गई है, अब कुछ लिखेंगे तो ऐसे मारेंगे, ये मतलब बीच से ना इस लाइन में सटा के लिखेंगे, क्या करेंगे बीच से ही लिखना शुरू कर देंगे। ये कतई क्या है, सही नहीं है। आप जब भी लिखें कैसे लिखें, ऊपर के लाइन को छूते हुए लिखें। तो आप क्या करें, ऊपर के लाइन को छूते हुए लिखें, क्योंकि ये देवनागरी लिपि की एक विशेषता है कि यह लिपि ऊपर के लाइन को छूते हुए लिखा जाता है। और देखिए एक और खासियत है इस लिपि में, वैसे ढेर सारी खासियत है इनकी, उनमें से जो एक खासियत है वह यह है कि अंग्रेजी की तरह ऐसे मतलब यहां शुरू किए और क्या लिखे वो लिखने वाला ही जाने, इस तरह की बातें नहीं होती है। इनमें हमें स्पष्ट लिखना ही होता है, भले आपकी आदत जैसी भी हो, लेकिन इनका जो नियम है वो यह है कि आप किसी भी वर्ण को या शब्द को अक्षर को लिखते हैं तो आपकी कलम तो उठेगी ही। ठीक है, तो आप आधे लाइन से ना लिखें, आप क्या करें ऊपर वाला लाइन को छूते हुए गोल मटोल लिखें। दूसरी बात क्या करते हैं कि लोग एक तो बीच से लिखते हैं या ऊपर से ही लिखते हैं, मान के चलिए, ठीक है, लेकिन इनमें गलती क्या कर जाते हैं कि उसमें ऊपर वाला लाइन जो है वो नहीं डालते हैं। क्या करते हैं, वो नहीं डालते हैं, जिसको क्या कहते हैं शिरोमणि रेखा। क्या कहते हैं इसको, नोट कर लीजिए, यहां लिख देती हूं
शिरोमणि रेखा। ठीक है, इस लाइन को जो ऊपर किसी भी शब्द के ऊपर देवनागरी लिपि में जो वो क्षितिज रेखा जिसको हम लोग मैथ में कहते हैं, तो वो रेखा क्या है, उसको भाषा विज्ञान में शिरोमणि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरोमणि रेखा। और वर्ण के जो बीच लगा हुआ है अर्धपाय या पूर्ण पाई, उसको पाई रेखा कहते हैं या पाई लाइन कहते हैं। जैसे कि क में लगा हुआ है ये, मो में लगा हुआ है ये, जैसे ट में लगा हुआ है ये छोटा वाला, तो इनका भी अलग अलग नाम है। इनका नाम है अर्धपाई, चूंकि आधा ही इसमें डंठल है, इसको कहते हैं अर्धपाई नहीं। और इसको कहते हैं, जैसे इसमें पूर्ण है, इसमें पूर्ण है, तो इसका कहते हैं पूर्ण पाई या पाई रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप सारे टिप्स समझ गए होंगे। और इन सारे टिप्स को, सारे चीजों को नोट करते हुए आप इनको डेली क्या कीजिए, अभ्यास में लाइए। डेली अभ्यास में यदि आप लाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी लिखावट धीरे धीरे सुधरते चली जाएगी। नहीं तो एक बात और ध्यान में रखिए कि अक्सर होता है कि हम लोग चूंकि एग्जाम का ऐसा माहौल होता है कि जब हम पहली बार एग्जाम में बैठते हैं, वैसे एग्जाम एक खास दिन होता है और उनमें हर किसी का ब्रेन एक फुर्तीला, एक्टिव या फिर नॉन एक्टिव भी कभी कभी हो जाता है। तो वैसे में हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पेज जब पलटते हैं लिखते समय, जब टाइम का अभाव चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जहां एक पेज सीधे सीधे उलटने का वहां 2-4 मार देते हैं और ध्यान भी नहीं रहती है कि कितना पेज उल्टा नहीं, और बीच में ब्लैंक्स रह जाता है नहीं, और आगे हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सबसे बड़ी बात, जब आप टोटल आंसर कर लेते हैं तो आप कुछ टाइम मैनेज करके रखिए कि यहां शुरू से लेकर अंत तक हम कॉपी को क्या करें, एक बार फिर से देख लें कि क्या कुछ छूटा है या कैसे है, नहीं है। ठीक है, तो आपको उस दौरान वो खाली पेज दिखाई देंगी। तो उसमें क्या करना है कि जैसे कि मान के चलिए कि ये, एक मिनट, ये तो मान के चलिए ये पृष्ठ है। ठीक है, ये पृष्ठ है और 2-3 पृष्ठ छूट गया है बीच में। तो इनका 2 तरीका है, आप या नहीं तो सीधे PTO लिखिए यहां पर कोना पे, नहीं, और पलटते जाइए, PTO लिखते चलिए, पलटते जाइए जब तक कि आपका लिखा हुआ आंसर ना आ जाए। दूसरी तरीका है कि यहां पर ये तिरछा लाइन मारे और यहां PTO लिखे और पलट दिए पेज को, ऐसे करते जाएंगे और लास्ट में तब जहां मतलब सारे पेज पर हम PTO जरूर लिखें। ठीक है, और जो रिक्त है उस पर भी लास्ट में हम ये कहेंगे कि आप अपनी कॉपी की जांच करते समय या शुरू में ही ध्यान रखें, जिससे कि हमें बाद में ये उलझन ना लेना पड़े कि क्वेश्चन का आंसर देते समय नंबर को जरूर स्पष्ट लिखें। ऐसा नहीं आंसर लिखना शुरू किए और नंबर ही भूल गए, पता चलेगा कि लड्डू मिला, लिखे तो खूब लेकिन मिला कुछ भी उतना नहीं, बस सुगंध मिली, ऐसा नहीं है। तो सारे टिप्स उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी और ये सारे टिप्स हमारे अच्छे राइटिंग की निशानी होगी। आप एक बार आजमा के देखिए कि ये सारे टिप्स आपके लिए कितना कामयाबी होता है। आप चाहे जूनियर क्लास के हो या फिर सीनियर के, स्टैंडर्ड जो भी क्लास हैं, आप इन सारे टिप्स को फॉलो करके आगे बढ़िए तो आप एक अच्छे राइटिंग पावर वाला या एक अच्छे लिखावट वाले छात्र बन सकेंगे। तो हमें इसके साथ फिर से मैं दोहरा देना चाहूंगी कि आप इन सारे टिप्स को डेली अभ्यास में लाते रहिए। धन्यवाद।